आप सभी छात्रों का इस क्लास फर्स्ट ईयर की बिजनेस स्टडी क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास का नया चैप्टर है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संगठित करने का प्रयास तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका। पिछले चैप्टर में हमने ये जाना था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, क्या उनकी भूमिका होती है, उनका स्वामित्व और नियंत्रण किसके हाथ में होता है। सार्वजनिक उपक्रम वो उपक्रम होते हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन सब कुछ सरकार के हाथों में होता है, सरकार द्वारा ही इनकी स्थापना की जाती है। तो इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि सरकार द्वारा जिन सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है उनकी हमारे देश के अर्थव्यवस्था में, देश की जनता समाज के प्रति क्या भूमिका है, क्यों इन उपक्रमों को स्थापित करना, संचालित करना आवश्यक है। इन मुद्दों पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। एक कोटेशन दी गई है यहाँ पर, जिस प्रकार शरीर की सुरक्षा यानी शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त आवरण की आवश्यकता होती है कपड़ों की, उसी प्रकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त संगठन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं वो संगठनात्मक दृष्टि से कितने भागों में बांटे जाते हैं। सबसे पहला आता है विभागीय उपक्रम या विभागीय संगठन। दूसरे नंबर पर आता है लोक अथवा वैधानिक निगम। तीसरा नंबर आता है सरकारी कंपनियों का। फिर बोर्ड द्वारा प्रबंधित राजकीय उपक्रम और अंत में आता है मिश्रित स्वामित्व वाले निगम। इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो विभागीय उपक्रम या विभागीय संगठन से संबंधित है। विभागीय उपक्रम या विभागीय जो संगठन है, क्या मतलब होता है इसका? सार्वजनिक उपक्रमों को संचालित करने का सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप विभागीय उपक्रम है। इस व्यवस्था के अधीन उपक्रम या उद्योग का प्रबंध, संचालन, नियंत्रण केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जैसे भारतीय रेलवे है, डाक है, BSNL जो कंपनी है, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, ये सभी कंपनियां सरकारी कंपनियां होती हैं। इनका संचालन, नियंत्रण तथा वित्तीय व्यवस्था ठीक उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार उस मंत्रालय के अधीन अन्य सरकारी प्रशासनिक विभागों की जाती है। इस उपक्रम द्वारा वर्ष भर किए गए कार्यकलापों, प्रगति तथा अन्य संबंधित मामलों की एक रिपोर्ट तैयार करके संसद या विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। विभागीय उपक्रमों के कुछ प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। इन विभागीय उपक्रमों को धन की व्यवस्था सरकार द्वारा सरकारी बजट के माध्यम से कराई जाती है। इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। इन विभागों का सर्वोच्च अधिकारी विभाग का मंत्री होता है, जो मंत्रालय का अध्यक्ष माना जाता है। इस उपक्रम के सभी जो कर्मचारी हैं वो सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं। इनकी नियुक्ति सरकारी नियमों के आधार पर की जाती है। उपक्रम के अर्थ प्रबंध के लिए समस्त धनराशि ट्रेजरी, जो कोषागार होता है सरकार द्वारा स्थापित, से प्राप्त होती है तथा उनकी समस्त आय ट्रेजरी में ही जमा होती है। इन उपक्रमों की जवाबदेही सीधे संसद के प्रति होती है। इनकी विशेषाधिकृत स्थिति होती है, अर्थात इनके विरुद्ध कोई भी अभियोग तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक सरकार से अनुमति ना ले ली जाए। विभागीय संगठन के अंतर्गत संचालित उपक्रमों में स्थिति, लेखे और अंकेक्षण के संबंध में नियम
सरकारी विभागों के समान लागू किए जाते हैं। ये केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय से संबद्ध विभाग का एक मुख्य उप विभाग होता है, अतः वह विभागीय प्रधान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है। इनके विभागीय उपक्रमों के गुण बताए गए हैं। पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में होता है, गोपनीयता बनी रहती है। विभागीय राज्य के उपक्रमों को समस्त क्रियाओं पर बजट, अंकेक्षण और मंत्रालय का पूर्ण नियंत्रण जनता के धन के दुरुपयोग की आशंका न हो, इस उद्देश्य से इन विभागीय राज्य के उपक्रमों की समस्त क्रियाओं पर बजट, अंकेक्षण और मंत्रालय का पूर्ण नियंत्रण होता है, जिससे धन का दुरुपयोग न हो। वह प्रारूप प्रारंभिक अवस्था वाले उद्योगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सारा कार्य निर्धारित नियमों और प्रणालियों के अधीन किया जाता है, इसलिए कर्मचारियों के साथ पक्षपात पूर्ण निर्णय होने का भय नहीं होता। यह प्रारूप उन देशों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जहां पर राजनीतिक स्थिरता विद्यमान रहती है, कार्यों में मितव्ययता यानी कम खर्चीलापन होता है, सेवा भावना होती है क्योंकि समाज की सेवा के उद्देश्य से ही सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है। इनका राष्ट्रीय महत्व होता है। समय समय पर विभागीय उपक्रमों की कुछ आलोचनाएं की गई हैं, इनके दोष माने जाता है जिनको क्या हैं। इनमें लाल फीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला है। इनका प्रारूप सीमित क्षेत्र है। यह जनहित और सुरक्षा संबंधी उपयोगों के लिए ही उपयुक्त हैं। पहलपन की भावना का लुप्त होना इनकी सबसे बड़ी आलोचना है। जो पुराने समय से चली व्यवस्था है, रूढ़िवादिता, उसको ही अपनाया जाता है इन उपक्रमों द्वारा। हानियों की घोर उपेक्षा होती है। लोच का अभाव रहता है। अनुभवी व्यक्तियों का अभाव है। अत्यधिक केंद्रीकरण होने से उच्च अधिकारी काम के बोझ से डूबे रहते हैं। ये प्रारूप संसदीय हस्तक्षेप के दोषों से ग्रसित हैं। राजनीतिक प्रेशर, नेताओं का दबाव मंत्रालयों पर रहता है। लागत और लाभ के प्रति जागरूकता में कमी पाई जाती है और इस प्रारूप में उत्तरदायित्व की भावना का भी अभाव रहता है। ये सार्वजनिक उपक्रमों के पहले प्रारूप पे हमने आज चर्चा की है। आप इसे ध्यानपूर्वक समझें, अपनी नोटबुक में लिख लें। अगली क्लास में हम एक नए प्रारूप पर बात करेंगे। धन्यवाद।